राम राम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सिलेक्शन पॉइंट पर आपका स्वागत है। अगस्त 2022 की क्रोनोलॉजी के इस अंतिम वीडियो में हम अगस्त माह के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उन पर चर्चा करेंगे। राजस्थान के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न थे उन पर एक अलग वीडियो के माध्यम से मैं चर्चा कर चुका हूं और वो वीडियो अपलोड भी कर दिया गया है आज से 3 दिन पहले। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखना, एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगा। ये वीडियो 70 प्रश्न का वीडियो है। अगस्त 2022 की क्रोनोलॉजी में सभी टॉपिक, चाहे वो राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, पुरस्कार, खेल, नियुक्तियां, जितने भी टॉपिक है उनमें मोस्ट ऑफ द मोस्ट प्रश्न है, उनसे तैयार किया गया ये वीडियो है। तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखना। ये वीडियो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित होंगे। अगर आप हमारे वीडियो की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है, हाल ही में WHO ने किस बीमारी को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है? WHO ने वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है तो वो मंकी पॉक्स बीमारी है, मंकी पॉक्स। अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित हुए I2U2 शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? I2U2 का मतलब है, इसमें 4 देश है। I2 का मतलब है इंडिया और इजराइल, U2 का मतलब है USA और UAE। तो इन देशों की एक वर्चुअल मीटिंग हुई और उसमें मुख्य विषय था खाद्य सुरक्षा संकट और स्वच्छ ऊर्जा। तीसरा प्रश्न है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 के बारे में सत्य कथन चुनिए। जापान इस सूचकांक में प्रथम स्थान पर रहा है, बिल्कुल सही है। भारत 60 के स्कोर के साथ 87वें स्थान पर है, ये भी बिल्कुल सही बात है। यह सूचकांक हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा जारी किया जाता है, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। तो इस प्रश्न का C ऑप्शन हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों सही है। ब्रिक्स के बारे में सत्य कथन चुनिए। 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन चीन में हुआ। पहला शिखर सम्मेलन 2009 में रूस में हुआ था, रूस के येकातेरिनबर्ग में, और 2010 में दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल हुआ। 2010 से पहले इसको ब्रिक कहा जाता था, ब्रिक्स कहा जाने लगा 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के बाद। तो इसका भी उत्तर तीनों सही है, C होगा, 1, 2 और तीनों। चित्ता रीलोकेशन हेतु भारत सरकार ने किस देश के साथ समझौता किया है? चित्तों को भारत में वापस रीलोकेट करने के लिए नामीबिया के साथ समझौता किया गया है। SCO की पहली सांस्कृतिक व पर्यटन राजधानी किसे बनाया गया है? SCO की पहली सांस्कृतिक व पर्यटन राजधानी किसे बनाया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा वाराणसी। उत्तर प्रदेश का एक शहर है वाराणसी, जहाँ से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसदीय सीट है उनकी, और वहाँ से चुनकर आते हैं। उसे SCO की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी बनाया गया है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 के बारे में असत्य कथन चुनना है। यह सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है, बिल्कुल सही है। इस सूचकांक में आइसलैंड प्रथम स्थान पर रहा है, ये भी बिल्कुल सही है। भारत इस सूचकांक में 136वें स्थान पर रहा है, तो ये गलत है, भारत इसमें 135वें स्थान पर है। अफगानिस्तान इसमें 145वें स्थान पर रहा है, तो ये भी गलत है, अफगानिस्तान इसमें 146वें स्थान पर है। भारत 135वें पर है, अफगानिस्तान 146वें पर है। तो इसका उत्तर हो जाएगा B, 3 और 4, असत्य चुनना था। भारत की नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बारे में सत्य कथन चुनिए। यह भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति है, बिल्कुल सही है। यह भारत की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति है, ये भी सही है। यह व्यक्ति के अनुसार 15वीं राष्ट्रपति है और क्रम के अनुसार 16वीं है, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद 2 बार रहे थे और इनका संबंध भारत के उड़ीसा राज्य से है। तो ये चारों ऑप्शन सही है, C इसका ऑप्शन हो जाएगा।
रामसर स्थलों के बारे में सत्य कथन बताइए। वर्तमान में रामसर स्थलों की संख्या भारत में 75 है। इस क्रोनोलॉजी में 54 दी हुई है, लेकिन इसके बाद में 2 बार और घोषणा हुई, कुल मिला के 21 और जुड़ गए तो कुल 75 हो गए। प्रथम रामसर साइट चिल्का झील उड़ीसा थी और राजस्थान में सांबर और केवलादेव रामसर स्थल है। तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 और 3। नमसाई घोषणा का संबंध किससे है? नमसाई घोषणा का संबंध किससे है? असम और अरुणाचल प्रदेश के मध्य सीमा विवाद के समाधान से है। असम और अरुणाचल प्रदेश के मध्य सीमा विवाद के समाधान से है। भारत नवाचार सूचकांक 2021 के बारे में सत्य कथन बताइए। यह सूचकांक का तीसरा संस्करण था। यह सूचकांक का तीसरा संस्करण था। यह सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। कर्नाटक इस सूचकांक में प्रथम स्थान पर रहा है। तो इसका तीनों सही है। नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है, तीसरा संस्करण था और कर्नाटक इस सूचकांक में प्रथम स्थान पर रहा है। इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा, 1, 2 और 3 तीनों। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम रैंकिंग 2022 के बारे में असत्य कथन बताना है। तो यह सूचकांक का पहला संस्करण था। इसमें उड़ीसा पहले स्थान पर रहा है, राजस्थान इसमें 16वें स्थान पर रहा है। तो ये 3 नंबर ऑप्शन इसका गलत है। राजस्थान इसमें 15वें स्थान पर रहा है। यह इस सूचकांक का पहला संस्करण था और इसमें उड़ीसा पहले स्थान पर है। तो इसका डी हो जाएगा क्योंकि इसमें असत्य पूछा है। 44वें शतरंज ओलंपियाड का शुभंकर क्या था? 44वें शतरंज ओलंपियाड का शुभंकर थम्बी था। थम्बी, जिनका आयोजन भारत में किया गया पहली बार चेन्नई में। प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क इंडिया रैंकिंग 2022 के बारे में सत्य कथन बताइए। यह इसका 7वां संस्करण था। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है जिन्होंने इसे जारी किया। ओवरऑल श्रेणी में आईआईटी मद्रास इसमें टॉपर रहा है और यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग में आईआईएससी बेंगलुरु प्रथम स्थान पर आया। तो इसके चारों ही सही है, 1, 2, 3 और 4 सी ऑप्शन। टाइम मैगजीन की विश्व के 50 सर्वश्रेष्ठ स्थलों की सूची में भारत के कौन से 2 शहर शामिल किए गए हैं? तो इसमें अहमदाबाद और केरल 2 शहर शामिल हुए हैं। पूरे विश्व के 50 शहर हैं। एनटीपीसी द्वारा भारत का सबसे बड़ा तेरता सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? ये रामागुंडम तेलंगाना में स्थापित किया गया है। अल्लूरी सीताराम राजू जो स्वतंत्रता सेनानी थे, इनकी 125वीं जयंती के अवसर पर उनकी कांस्य प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री जी ने कहाँ किया है? ये पश्चिमी गोदावरी आंध्र प्रदेश में किया है। केपस्टोन क्यूब सेट क्या है? केपस्टोन क्यूब सेट एक नासा द्वारा लॉन्च किया गया उपग्रह है। आर्टेमिस कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो आर्टेमिस कार्यक्रम नासा का कार्यक्रम है और इसके द्वारा नासा 1970 के बाद पहली बार चंद्रमा पर मानव को उतारने का प्रयास करेगा। तो आर्टेमिस कार्यक्रम नासा द्वारा चंद्रमा पर मानव उतारने से संबंधित है। इसरो ने हाल ही में किस देश के 3 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं? तो इसरो ने सिंगापुर के 3 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। PSLV C53 के द्वारा ये सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से और ये PSLV का कुल 55वां मिशन था। हाल ही में किस पनडुब्बी को सेवा मुक्त घोषित किया गया है? तो हाल ही में INS सिंधु ध्वज को सेवा मुक्त किया गया है। हाल ही में DRDO ने पायलट रहित लड़ाकू विमान का सफल परीक्षण कहाँ से किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन, चित्रदुर्ग कर्नाटक से। हाल ही में रक्षा मंत्री ने प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट लॉन्च किया। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है दूनागिरी। इसका 1 नंबर ही है दूनागिरी। हाल ही में भारतीय नौसेना को पहला स्वदेश निर्मित युद्धपोत
IAC विक्रांत मिला है, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? इसका निर्माण किया गया है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। इसका निर्माण कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया है। 2009 से ये प्रारंभ हुआ था और ये भारत का पहला स्वदेश निर्मित युद्धपोत है और इसका डिजाइन नौसेना डिजाइन निदेशालय ने किया है। भारत का पहला विमान वाहक पोत भी विक्रांत था, उसी विक्रांत पोत के नाम पर इसका नाम भी विक्रांत किया गया है। अब भारत के पास वर्तमान में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, एक INS विक्रमादित्य और एक ये INS विक्रांत है। इसकी लागत लगभग 20,000 करोड़ रुपए की आई है। हाल ही में राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 जारी की गई है। राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 जारी की गई है। इसके बारे में असत्य कथन बताना है। यह इस रैंकिंग का चौथा संस्करण था, तो ये बिल्कुल गलत है। चौथा संस्करण नहीं था, ये इसका तीसरा संस्करण था। केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा ये जारी की गई, बिल्कुल सही है। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में गुजरात व कर्नाटक टॉप पर है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, असत्य पूछा है तो 1 नंबर हो जाएगा बी इसका सही ऑप्शन है। स्वयं की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है केरल। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के बारे में सत्य कथन बताइए। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार तमिल फिल्म सुराराई पोट्रू को मिला। सर्वश्रेष्ठ मनोरंजन प्रदान करने वाली फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर सम्मानित हुई। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार सूर्या है तमिल फिल्म सुराराई पोट्रू को, और अजय देवगन को हिंदी फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर के लिए संयुक्त रूप से मिला है। सूर्या और अजय देवगन। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार अपर्णा बालमुरली को मिला। तो इसमें चारों ऑप्शन सही है, सी हो जाएगा 1, 2, 3 और 4। 58वां फेमिना मिस इंडिया का खिताब किसने जीता? 58वीं फेमिना मिस इंडिया का खिताब सिन्नी शेट्टी ने जीता। सिन्नी शेट्टी। रूबल शेखावत और सिनाता चौहान द्वितीय और तृतीय रनरअप रही, और रूबल शेखावत का संबंध राजस्थान से है। ग्लोबल एनर्जी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो भारतीय मूल के कौशिक राजशेखर को ग्लोबल एनर्जी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मलयालम सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाने वाला जेसी डेनियल पुरस्कार, जो केरल का सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार है, ये किन्हें प्रदान किया गया है? ये मलयालम फिल्म निर्माता KP कुमारन को दिया गया है। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही है। 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 35वें राष्ट्रीय खेल वे केरल में, 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होगा गुजरात में। विंबलडन चैंपियनशिप 2022 के बारे में सत्य कथन बताइए। पुरुष एकल विजेता सर्बिया के नोवाक जोकोविच रहे, जो उनका कुल 21वां विंबलडन ग्रैंड स्लैम खिताब था, और महिला एकल विजेता एलिना रिबानिका रही। एलिना रिबानिका का संबंध कजाकिस्तान से है, और ये कजाकिस्तान की पहली खिलाड़ी थी ऐसा करने वाली। विंबलडन का आयोजन लंदन में किया गया, तो इसके तीनों ही ऑप्शन सही है। उपयुक्त छवि होगा। पेरासीन ओपन शतरंज टूर्नामेंट के विजेता 2022 में कौन रहे हैं? तो इसके विजेता रहे हैं आर प्रज्ञानानंद। आर प्रज्ञानानंद इसके विजेता रहे हैं, और इन्होंने एलेक्जेंडर को हराया, सर्बिया के थे। FIH महिला हॉकी विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? तो महिला हॉकी विश्व कप का खिताब नीदरलैंड ने जीता है। अर्जेंटीना को हराकर नीदरलैंड ने इसका खिताब जीता है, और भारत और चीन संयुक्त रूप से इसमें 9वें स्थान पर रहे। ISSF निशानेबाजी विश्व कप 2022 का आयोजन चांगवान दक्षिण कोरिया में किया गया। इसमें भारतीय टीम किस स्थान पर रही? तो भारतीय टीम इसमें पहले स्थान पर रही। 18वीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 के बारे में असत्य कथन बताइए। इसका आयोजन अमेरिका के ओरेगोन राज्य के यूजिन में किया गया, बिल्कुल सही है। चीन इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर रहा नहीं, यह बिल्कुल गलत है। अमेरिका इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर रहा, और भारत की तरफ से एकमात्र पदक नीरज चोपड़ा ने जीता, रजत पदक। सिंगापुर बैडमिंटन ओपन 2022, जो कि सुपर 500 श्रेणी का टूर्नामेंट है, इसका महिला एकल खिताब किसने जीता है? भारतीय खिलाड़ी
पीवी सिंधु ने जीता है और इन्होंने चीन की वांग झी यी को हराया। आगामी ओलंपिक खेलों के सही आयोजन स्थल को आपको चुनना है। 2024 के ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे? लॉस एंजल्स। गलत है। 2028 के पेरिस में होंगे, ये भी गलत है। 2024 के पेरिस में होंगे। तो 3 नंबर ऑप्शन इसका सही है। 2020 के टोक्यो में हुए, 21 में हुए कोविड के कारण। 2024 का आयोजन पेरिस फ्रांस में होगा। 2028 का आयोजन लॉस एंजल्स यूएसए में होगा और 2032 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में होगा। अब इसमें सत्य कथन चुनना है। टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर क्या था? मिराई तोवा। बिल्कुल सही है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 जो कि बर्मिंघम में हुए, इसका शुभंकर पेरी दबुल था। बिल्कुल सही है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर धाकड़ था। ये भी बिल्कुल सही है। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 का शुभंकर शेरू है, जो वर्तमान में चल रहे हैं। 29 अगस्त से 5 अक्टूबर तक चलेंगे। इसका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 1, 2, 3 और 4। असुमेलित चुने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष मनोज सोनी है। G20 में भारत के शेरपा अमिताभ कांत है और भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त संजीव कुमार है। तो इसका 4 नंबर ऑप्शन गलत हो जाएगा। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार, संजीव कुमार नहीं है। FATF के बारे में असत्य कथन बताइए। FATF की स्थापना 1990 में, ये गलत है, 1989 में हुई थी। तो इसका 1 नंबर ऑप्शन ही गलत हो जाएगा। इसका मुख्यालय पेरिस में है। अध्यक्ष सिंगापुर के टी राजा कुमार को बनाया गया और ये G7 द्वारा स्थापित एक अंतर सरकारी निकाय है जिसका महत्वपूर्ण काम है टेरर फंडिंग। जिसका महत्वपूर्ण काम क्या है? टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग पर लगाम लगाना। टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग पर लगाम लगाना इसका मुख्य काम है। अब असुमेलित चुनना है 42वें प्रश्न में। हाल ही में निधन हुआ है कुछ चर्चित व्यक्तियों का। तो इनमें डॉक्टर अजय कुमार थे, ये वैज्ञानिक थे। भूपेंद्र सिंह, ये चित्रकार नहीं थे, ये गजल गायक थे। तो ये 2 नंबर ऑप्शन हो गया इसका। शिंजो आबे जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे, राजनेता थे। और गोपीनाथ जी नायर स्वतंत्रता सेनानी थे भारत के। तो इसका 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। भूपेंद्र सिंह गजल गायक थे। देश का पहला हर घर जल सर्टिफाइड जिला कौन सा बना है? तो ये मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला बना है। बुरहानपुर। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसमें भी असुमेलित चुना है। नेल्सन मंडेला दिवस 17 जुलाई को नया बनाकर 18 जुलाई को मनाया जाता है। इसका 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आयकर दिवस 24 जुलाई को, कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को, विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हर साल 29 जुलाई को मनाया जाता है। हे राम टू जय श्री राम पुस्तक के लेखक कौन है? हे राम टू जय श्री राम पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक है आनंदवर्धन सिंह। अगला प्रश्न है, सत्य कथन बताना है। कुछ सम्मेलन हुए उनके बारे में। 10वीं भारत EU मानवाधिकार वार्ता नई दिल्ली में आयोजित हुई। बिल्कुल सही है। लोया जिरगा सम्मेलन, ये अफगानिस्तान के विभिन्न जो समुदाय है, धर्म है, उनके जो धर्म गुरु है उनका ये सम्मेलन होता है। तो ये कहाँ पर आयोजित किया गया? ये अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में आयोजित हुआ। बिल्कुल सही है। SCO के विदेश मंत्रियों की बैठक ताशकंद में हुई और G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक बाली इंडोनेशिया में हुई। तो ये सभी ऑप्शन बिल्कुल सही है। C नंबर इसका ऑप्शन होगा। 1, 2, 3 और 4। नाटो का 32वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो ये स्पेन की राजधानी मैड्रिड में संपन्न हुआ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2022 कहाँ संपन्न हुआ? नई दिल्ली में। MSP को प्रभावी व पारदर्शी बनाने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की गई है?
एमएसपी को प्रभावी व पारदर्शी बनाने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की गई है? तो इसका 1 नंबर ऑप्शन सही है, संजय अग्रवाल। 28वां रिमपेक युद्धाभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? इस रिमपेक का फुल फॉर्म है रिम ऑफ द पैसिफिक, और ये सबसे बड़ा द्विवार्षिक बहुपक्षीय युद्धाभ्यास है। भारत सहित 26 देशों ने इसमें भाग लिया। इसका आयोजन कैलिफोर्निया में किया गया, प्रशांत महासागर के तट पर, अमेरिका में। प्रधानमंत्री ने 44वें शतरंज ओलंपियाड के शुभारंभ की घोषणा चेन्नई में की। भारत में ओलंपियाड का आयोजन कौन सी बार किया जा रहा है? तो भारत में ओलंपियाड का आयोजन पहली बार किया जा रहा है। भारत अमेरिका सामरिक साझेदारी मंच द्वारा भारत अमेरिका संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए भारत के किन पूर्व सेनाध्यक्ष को सार्वजनिक सेवा सम्मान प्रदान किया गया है? तो इसका उत्तर है 1 नंबर ऑप्शन, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को। श्रीलंका के आर्थिक संकट के कारण एशियाई क्रिकेट परिषद ने एशिया कप 2022 का आयोजन कहाँ स्थानांतरित कर दिया है? तो इसका आयोजन कहाँ किया गया है? अभी वर्तमान में चल रहा है संयुक्त अरब अमीरात में। भारत में कृषि संगणना का कौन सा फील्ड वर्क अगस्त 2022 में शुरू होगा? यानी कि कृषि गणना की जाएगी। तो ये कौन सी कृषि गणना है? ये नंबर के हिसाब से 11वीं कृषि गणना है। प्रख्यात धाविका पीटी उषा ने राज्यसभा की सदस्यता की शपथ ली है। उन्होंने 1984 के ओलंपिक खेलों में कौन सा स्थान हासिल किया था? पीटी उषा धाविका थी और इन्होंने 1984 के ओलंपिक खेलों में चौथा स्थान हासिल किया था। और अभी वर्तमान में राष्ट्रपति द्वारा 4 सदस्यों का राज्यसभा के लिए मनोनयन किया गया। इनमें पीटी उषा है, जो धाविका है, संगीतकार इलैया राजा है, फिल्म निर्देशक व लेखक विजेंद्र प्रसाद और सामाजिक कार्यकर्ता वीरेंद्र हेगड़े भी शामिल है। तो 4 सदस्यों का नामांकन हुआ है। कुल 12 सदस्यों का नामांकन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और अभी शायद 3 सीटें खाली है। रघुराम राजन के बाद कौन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली दूसरी भारतीय और पहली महिला बन गई है? तो ये है गीता गोपीनाथ। समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX का आयोजन किन 2 देशों की नौसेनाओं के मध्य अंडमान सागर में किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत और जापान। और अभी हाल ही में एक न्यूज ये भी आई है कि भारत और जापान पहली बार वायुसेना युद्धाभ्यास साथ में करेंगे। मानगढ़ पहाड़ी किस राज्य में स्थित है जिसे राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने पर एक रिपोर्ट राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत की गई है? तो मानगढ़ पहाड़ी राजस्थान में है और बांसवाड़ा जिले में स्थित है। ये इसे राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने पर एक रिपोर्ट राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत की गई है। तो मानगढ़ दाम हत्याकांड जो 17 नवंबर 1913 को हुआ था, गोविंद गुरु ने उस आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो उसी की याद में एक स्मारक भी वहाँ बनाया गया है। तो उस जो मानगढ़ पहाड़ी पर स्मारक है उसे राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। चीन द्वारा अपनी अंतरिक्ष स्टेशन तियांगोंग के लिए लॉन्च किए गए पहले लेब मॉड्यूल को क्या नाम दिया गया? तो इसका सही उत्तर है वेंतियान। 3 लेब मॉड्यूल लॉन्च होंगे जिनमें 2 कर दिए गए हैं और एक बाकी है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर 29 जुलाई को आयोजित राष्ट्रीय वैश्विक बाघ दिवस समारोह 2022 की मेजबानी किस अभयारण्य द्वारा की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, ताडोबा टाइगर रिजर्व। और आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ताडोबा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। ये आपका आज होमवर्क है। ताडोबा टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? किस देश के राष्ट्राध्यक्ष को विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यूक्रेन के राष्ट्राध्यक्ष है व्लादिमीर जेलेंस्की। उनको विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पश्चिमी देश हैं यूरोप, नाटो। तो ये देश यूक्रेन को बहुत ही बढ़ा चढ़ा रहे हैं
उसे ऊंचा उठा रहे हैं और उसको बर्बाद कर रहे हैं। युद्ध से यूक्रेन की बहुत ही ज़्यादा तबाही हुई है, उसे फ़ायदा कुछ नहीं हुआ है, उसे नुकसान ही हुआ है, जो पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी पे बहुत ही गहरा इम्पैक्ट डाल रहा है और आने वाले कई सालों तक उसका इम्पैक्ट रहेगा। तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है उससे। भारत के किस अर्थशास्त्री को वर्ल्ड बैंक का चीफ इकोनॉमिस्ट बनाया गया है? भारत के किस अर्थशास्त्री को वर्ल्ड बैंक का चीफ इकोनॉमिस्ट बनाया गया है? तो ये है इंद्रमीत गिल। इंद्रमीत गिल। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने अंतरिक्ष मलबे से निपटने में सक्षम इसरो के किस सुविधा केंद्र का उद्घाटन बेंगलुरु में किया है? केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने अंतरिक्ष मलबे से निपटने में सक्षम इसरो के किस सुविधा केंद्र का उद्घाटन बेंगलुरु में किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन IS-4OM। IS-4OM। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किए गए लेटन हेविट का संबंध किस देश से है? लेटन हेविट का संबंध ऑस्ट्रेलिया से है। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चीन और पाकिस्तान की नौसेना ने कौन सा समुद्री अभ्यास संघाई के वुसोंग सैन्य बंदरगाह पर आयोजित किया? इसका सही उत्तर है सी गार्डियंस 2। सी गार्डियंस 2। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म किसे चुना गया है? तानाजी, तुलसीदास जूनियर, सूर्या या फिर तले डंडा? तो इसका उत्तर है 2 नंबर ऑप्शन तुलसीदास जूनियर। नई संसद भवन की छत पर बने राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में कौन सा तथ्य असत्य है? राष्ट्रीय प्रतीक कांस्य निर्मित है। राष्ट्रीय प्रतीक का कुल वजन 9500 किलोग्राम है। दोनों ऑप्शन सही है। राष्ट्रीय प्रतीक की ऊंचाई 6.5 मीटर है, ये भी बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय प्रतीक के सपोर्ट हेतु 10,800 किलोग्राम का स्टील फ्रेम बनाया गया है, तो ये बिल्कुल गलत है। तीनों ऑप्शन सही है, चौथा ऑप्शन गलत है। अगस्त क्रोनोलॉजी का लास्ट प्रश्न है, यूके की संसद द्वारा आयुर्वेद रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? आयुर्वेद रत्न पुरस्कार यूके की संसद द्वारा दिया जाता है और ये पुरस्कार इस वर्ष किसे प्रदान किया गया है? ये पुरस्कार प्रदान किया गया है तनुजा नेसारी को, जो कि अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की निदेशक है। तो इसी के साथ अगस्त 2022 की क्रोनोलॉजी का यही समापन होता है। ये 70 प्रश्न ये हैं और 45 या 46 प्रश्न राजस्थान से संबंधित थे। तो कुल 115-16 प्रश्न हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। इस क्रोनोलॉजी में जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न थे उनका मैंने यहाँ पर जिक्र किया है, MCQ के माध्यम से आपको आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो इन प्रश्नों से बाहर जाने की कोई भी संभावना नहीं है। आप वीडियो को सभी वीडियो देखना अगस्त के जो पहले करवाए हैं मैंने, जो नोट्स के माध्यम से आपको पढ़ाया है, तो वो वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उनको पढ़ने के बाद PDF का रिवीजन करने के बाद इन प्रश्नों को करना और फिर अपनी देखना कि भाई मैंने कितने प्रश्न सही किए हैं। और फिर जब परीक्षा नज़दीक हो तो एक बार उन वीडियो को और देख लेना। आपकी क्रोनोलॉजी से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। 2 घंटे में आपकी क्रोनोलॉजी पूरी तरह से तैयार हो रही है। 2 से 2.5 घंटे में, 2.5 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेंगे। 2.5-3 घंटे में बिल्कुल आपकी क्रोनोलॉजी तैयार हो जाएगी। वैसे क्रोनोलॉजी पढ़ते हैं तो पूरे महीने पढ़नी पड़ती है, रिवीजन करेंगे 2-3 बार तब जाके याद होती है। और फिर भी जब नज़दीक टाइम होता है तो अपने पास नोट्स नहीं होते हैं और बहुत ही दिक्कत होती है, रिवीजन करने में भी दिक्कत होती है। तो अगर आप इसका रिवीजन करोगे ना तो आपको आधा घंटा रिवीजन करने में लगेगा। आपने बढ़िया पढ़ रखी है, पहले आपने वीडियो देख रखे हैं, ये MCQ किए हुए हैं, तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी और आपका करंट का सिंगल प्रश्न भी गलत नहीं होगा। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम सितंबर 2022 के करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर चर्चा करेंगे। तो चलिए
धन्यवाद।